बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज का फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज इज टाइम कांस्टेंट सिमिलर एंड डिफरेंट फ्रॉम रेडियो डिके कांस्टेंट एंड रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ। इसमें पहले आपको याद करना पड़ेगा कि टाइम कांस्टेंट क्या था। आपने प्रीवियस चैप्टर में जब कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को पढ़ा था तो वहां आपने टाइम कांस्टेंट विच वाज द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, इन दोनों के प्रोडक्ट को आपने टाइम कांस्टेंट कहा था। और आपने ये पढ़ा था कि अगर इस टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा हो तो उस कैपेसिटर को चार्ज होने या डिस्चार्ज होने में ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर इसकी वैल्यू कम हो तो कैपेसिटर को चार्ज और डिस्चार्ज होने में कम टाइम रिक्वायर्ड होगा। ये बात आपने दिमाग में रखनी है और इसके इस बिहेवियर को आपने कंपेयर करना है रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट, जिसे आपने लैम्डा के सिंबल से पढ़ा था, और फिर रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ जिसे आप टी हाफ लिखते हैं। इन दो फैक्टर्स के साथ आपने आर सी विच इज टाइम कांस्टेंट उसे कंपेयर करना है। पहले आप देखें कि डिके कांस्टेंट क्या होता है। डिके कांस्टेंट किसी भी मटेरियल का अगर बड़ा हो, यानी किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का अगर डिके कांस्टेंट बड़ा है तो इसका मतलब यह है कि उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ज्यादा रेडियो एक्टिव एटम्स डिके करेंगे, और अगर डिके कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो इसका मतलब है कि उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जो एटम्स डिके करेंगे वो भी कम होंगे। सो इसका बिहेवियर टाइम कांस्टेंट के साथ ही रिजेंबल करता है, क्योंकि अगर टाइम कांस्टेंट बड़ा है तो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का टाइम भी बड़ा है। टाइम कांस्टेंट छोटा है तो कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग का टाइम भी कम है। सिमिलरली डिके कांस्टेंट अगर बड़ा है तो एक बड़ा फ्रैक्शन एटम्स का डिके करेगा, और अगर डिके कांस्टेंट शॉर्टर है तो ऑब्वियसली अगर डिके कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो ऑब्वियसली फिर एक स्मॉल फ्रैक्शन डिके करेगा। सो अगर इसको आप रिटन फॉर्म में लिखें तो आप लिखेंगे इफ टाइम कांस्टेंट इज ग्रेटर देन कैपेसिटर टेक लॉन्गर टाइम इन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, एंड वाइस वर्सा। अगर ये शॉर्टर होगा तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का टाइम भी शॉर्टर हो जाएगा। सिमिलरली इफ डिके कांस्टेंट इज ग्रेटर नंबर ऑफ एटम्स विल डिके, एंड वाइस वर्सा। अगर डिके कांस्टेंट ग्रेटर ना हो, स्मॉलर हो, तो फिर स्मॉलर नंबर ऑफ एटम्स क्या करेंगे, डिके करेंगे। सो इसका मतलब डिके कांस्टेंट और टाइम कांस्टेंट का बिहेवियर एक जैसा होता है। अब अगर हम इसी डिके कांस्टेंट के बिहेवियर को हाफ लाइफ से कंपेयर करें तो हाफ लाइफ क्या था। हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड होता है जिसमें हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के हाफ न्यूक्लियाई डिके कर जाते हैं। सो अगर आप ये कहें कि हाफ लाइफ वो टाइम है ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द एटम्स विल डिके, whereas time constant is the time in which capacitor charges और discharges. So ये दोनों obviously हैं तो टाइम ही, लेकिन हाफ लाइफ कौन सा टाइम है जिसमें हाफ एटम्स डिके कर जाते हैं, और टाइम कांस्टेंट कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जिसमें कैपेसिटर की चार्जिंग या डिस्चार्जिंग होती है। सिमिलरली अगर आप हाफ लाइफ और टाइम कांस्टेंट को कंपेयर करें तो अगर हाफ लाइफ की वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब एक बड़े टाइम के बाद उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के हाफ न्यूक्लियाई डिके करेंगे। सिमिलरली अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी है तो ऑब्वियसली जो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का टाइम है वो भी क्या होगा, बड़ा होगा। सिमिलरली अगर किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की हाफ लाइफ शॉर्टर है तो इसका मतलब एक छोटे टाइम इंटरवल में उसके हाफ एटम्स डिके कर जाएंगे और हाफ अनडिकेड होंगे। सिमिलरली अगर टाइम कांस्टेंट शॉर्टर है तो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में भी टाइम कम लगेगा। सो ये तो था कि टाइम का बिहेवियर हाफ लाइफ और टाइम कांस्टेंट में किस तरह का होगा। अब अगर आप डिपेंडेंस देखें तो हाफ लाइफ
किसी भी एलिमेंट की फिजिकल कंडीशन, जिसका मतलब है टेम्परेचर, उस पर डिपेंड नहीं करती। और जो टाइम कांस्टेंट RC है ये कैपेसिटर के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो रेजिस्टेंस का फैक्टर ज्यादा हो जाता है, और अगर टाइम कम हो और अगर टेम्परेचर कम हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। सो यहाँ पर इनका बिहेवियर डिफरेंट है। हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, जबकि टाइम कांस्टेंट डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर है। सिमिलरली इसमें अगर आप डिके कांस्टेंट को देखें तो डिके कांस्टेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट की नेचर पर डिपेंड कर रहा था, और अगेन टाइम कांस्टेंट भी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। सो इन दोनों में आपके पास दोनों हाफ लाइफ और दूसरा कौन सा फैक्टर था, दूसरा था आपके पास डिके कांस्टेंट। इन दोनों को आपने टाइम कांस्टेंट विच वाज द प्रोडक्ट ऑफ R एंड C के साथ कंपेयर करके देखा कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हैं। जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन गैमा डिके से लिंक्ड है। इसमें पूछा गया व्हाट हैपेंड टू द एटॉमिक नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस दैट एमिट्स गैमा रेज फोटोन। जब आपको टॉपिक पढ़ाया गया था तो आपको बताया गया कि गैमा रे फोटोन या गैमा डिके जब भी होता है तो न्यूक्लियस में एज सच कोई भी चेंज नहीं आता। कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पहले अल्फा या बीटा डिके हो रहे होते हैं तो इस प्रोसेस में हीट एनर्जी जनरेट होती है। अल्फा और बीटा डिके में जनरेट होने वाली हीट एनर्जी न्यूक्लियस को एक्साइटेड स्टेट में ले जाती है। जब कोई भी एक्साइटेड न्यूक्लियस डी एक्साइट करता है तो इस डी एक्साइटेशन के प्रोसेस में जो वो फोटोन इमिट करता है वो फोटॉन्स कहलाते हैं गैमा रे फोटोन। सो एज सच गैमा रे फोटोन जब इमिट हुआ तो न्यूक्लियस में ना तो चार्ज नंबर चेंज हुआ ना उसका मास नंबर चेंज हुआ। जस्ट न्यूक्लियस के पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी इन एक्साइटेड स्टेट, वो एक्स्ट्रा एनर्जी उसने री इमिट कर दी इन द फॉर्म ऑफ गैमा रे फोटोन। सो इस प्रोसेस में आपके उस न्यूक्लियस की जो मास नंबर की वैल्यू है या चार्ज नंबर की वैल्यू है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। सो आप कहेंगे गैमा रेज आर इमिटेड ड्यू टू द डी-एक्साइटेशन ऑफ एन एक्साइटेड न्यूक्लियस। So in this process, just energy of excited nucleus is released in the form of gamma ray photon without any change in atomic number. ये तो एक सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वो कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड न्यूक्लियाई टेंड्स टू डिके बाय नेगेटिव बीटा डिके रादर देन पॉजिटिव बीटा डिके। इसमें आपसे ये पूछा गया कि वो न्यूक्लियस जिसमें न्यूट्रॉन नंबर ज्यादा होता है वो नेगेटिव बीटा डिके क्यों करता है, वो पॉजिटिव बीटा डिके क्यों नहीं करता। इसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि नेगेटिव बीटा डिके और पॉजिटिव बीटा डिके की इक्वेशन क्या होती है। जब आपके पास नेगेटिव बीटा डिके होता है तो उसमें बेसिकली एक न्यूट्रॉन डिके करता है। जब एक न्यूट्रॉन डिके करता है इनसाइड द न्यूक्लियस तो वो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जनरेट करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे आप नेगेटिव बीटा कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव बीटा है ये न्यूक्लियस में से बाहर चला जाता है, जबकि ये पॉजिट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है। तो ये तो था कि जब न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन डिके करेगा तो नेगेटिव बीटा डिके होगा। सिमिलरली अगर उसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन डिके करता है तो प्रोटॉन के डिके से बनता है पॉजिट्रॉन और इसको बोला जाता है बीटा प्लस और इसके साथ बनेगा न्यूट्रॉन। अब आप इन दोनों इक्वेशन से देखकर ही समझ सकते हैं कि अगर नेगेटिव बीटा डिके है तो ये किससे लिंक्ड है, ये न्यूट्रॉन से लिंक्ड है। सो वो न्यूक्लियस जिसमें न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा होगा ऑब्वियसली वो न्यूक्लियस किस डिके को प्रेफर करेगा, वो नेगेटिव बीटा डिके को प्रेफर करेगा। और जिस न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर ज्यादा होगा वो ऑब्वियसली पॉजिटिव बीटा डिके को प्रेफर करेगा। सो आप ये इक्वेशंस लिखने के बाद लिखेंगे न्यूक्लियाई विच कंटेन लार्ज न्यूट्रॉन नंबर दे डिके बाय नेगेटिव बीटा
emission. And the nuclei which contain large proton number, they decay by positive beta emission. So dear student, ये था 13th short question. अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस की क्या स्टेटमेंट है. जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है व्हाई इज लार्ज न्यूक्लियाई अनस्टेबल. आपने जब बाइंडिंग एनर्जी वाला टॉपिक पढ़ा था तो आपने जो ग्राफ स्टडी किया था वहां आपने पढ़ा था कि जब आप हाइड्रोजन से मूव करते हुए आयरन तक पहुंचते हैं तो न्यूक्लियाई स्टेबल होते हैं. लेकिन आयरन के बाद जब आप हायर एटॉमिक मास नंबर की तरफ जाते हैं तो न्यूक्लियॉन नंबर इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियाई अनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाते हैं. यानी आफ्टर आयरन जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होती है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है. और जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम हो तो वो न्यूक्लियाई क्या होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि वो आपस में जिस एनर्जी के साथ बाइंड होते हैं वो एनर्जी कम हो जाती है. सो उनमें अनस्टेबिलिटी का फैक्टर ज्यादा हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? उसकी रीजन ये है कि जब आप हायर एटॉमिक मास नंबर की तरफ जाएंगे तो न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन का नंबर क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. और आप ये भी जानते हैं कि प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, और ये प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे. सो जब प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हुआ तो इन प्रोटॉन्स के बीच में एग्जिस्ट करने वाली कूलम रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव होना शुरू हो जाती है. इस कूलम रिपल्सिव फोर्स के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उन न्यूक्लियॉन्स की आपस में बाइंडिंग एनर्जीज कम होना शुरू हो जाती हैं और ये स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स उस न्यूक्लियस को अनस्टेबल कर देती है. सो इसकी बेसिक रीजन कूलम रिपल्सिव फोर्स एंड वीक बाइंडिंग एनर्जी है फॉर हेवियर न्यूक्लियस. सो आप लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर लार्जर न्यूक्लियाई is less than the binding energy of lighter nuclei. फिर आप सेकेंड पॉइंट ये लिखेंगे कि in heavier nuclei Coulomb repulsive force is greater. Why? Due to the large number of protons. This strong repulsive force will make the nuclei unstable. यहाँ आप make का word add कर दें, will make the nuclei unstable. सो कूलम रिपल्सिव फोर्स और बाइंडिंग एनर्जी रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी हेवियर न्यूक्लियाई को अनस्टेबल करने के लिए. अब देखते हैं 15 शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट. इसमें आपसे कहा गया व्हाट हैपेंस टू एटॉमिक एंड मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस दैट. पार्ट ए में वो कह रहा है कि अगर वो न्यूक्लियस इमिट करता है एक इलेक्ट्रॉन को तो बताएं फिर उसके एटॉमिक और मास नंबर में क्या चेंज आएगा. फिर वो कहता है कि अगर वो न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है तो फिर मास और एटॉमिक नंबर में क्या चेंज आएगा. फिर सी पार्ट में वो कह रहा है कि वो न्यूक्लियस अगर एक अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है तो फिर एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या चेंज आएगा. सो पहले पार्ट ए देख लेते हैं जिसमें वो कह रहा है इमिट्स एन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो बीटा पार्टिकल होता है, तो सिंपली ये इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल है. सो आप लिखेंगे कि ये क्या है, ये एक बीटा डिके है. और अभी मैंने आपको प्रीवियस शॉर्ट क्वेश्चन में बताया कि बीटा डिके में क्या हो रहा होता है, बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर मौजूद एक न्यूट्रॉन डिके कर रहा होता है एक बीटा पार्टिकल में और एक पॉजिट्रॉन में. अब यहाँ पर जब ये बीटा पार्टिकल उस न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा तो अंदर उसमें क्या चेंज आएगा. ये न्यूट्रॉन भी डिके हो गया, ये बीटा पार्टिकल भी न्यूक्लियस से बाहर आ गया. ये जो पॉजिट्रॉन है ये तो न्यूक्लियस के अंदर ही रहा. सो इसकी वजह से जो चार्ज नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो ऑब्वियसली वन टाइम इंक्रीज हो जाएगा. सो Z, which is the number of proton, which is the charge number, because of this positron, it will be increased by a factor of 1, which is Z plus 1. लेकिन जो इसका मास नंबर है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये कि एक न्यूट्रॉन अगर न्यूक्लियस में से कम हुआ है तो एक पॉजिट्रॉन आ भी तो गया है और A क्या होता है? A होता है N plus Z. सो अगर
n-1 हुआ है तो z क्या हो गया है, z+1 हो गया है। सो इसमें ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएंगे और ये रहेगा क्या, ये n+z ही रहेगा। सो न्यूक्लियस में जब न्यूट्रॉन डिके करता है इन द फॉर्म ऑफ बीटा डिके तो उसके एटॉमिक मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता, क्योंकि एटॉमिक मास नंबर होता है सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। सो अगर ये आपका पेरेंट न्यूक्लियाई था तो इसका चार्ज नंबर +1 हो जाएगा और इसके मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा जब वो पेरेंट से डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट होगा, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड। अब पार्ट बी देखते हैं, इसमें क्या उसने आपसे कहा था। उसने कहा कि वो न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है। अगर न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर देगा या चार्ज को वन टाइम न्यूट्रलाइज करेगा। सो इसमें क्या होगा आपके पास, इन दिस केस इलेक्ट्रॉन विल न्यूट्रलाइज द चार्ज नंबर बाय 1। सो जब किस केस में, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ने कैप्चर किया। सो ये आपके पास पेरेंट न्यूक्लियाई है, इसने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, -1। सो आपका जो चार्ज नंबर है वो Z-1 हो जाएगा, जबकि एटॉमिक मास नंबर पे ऑब्वियसली कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने से ना तो न्यूट्रॉन नंबर चेंज हो रहा है और ना ही प्रोटॉन नंबर चेंज हो रहा है। जस्ट आपका जो चार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो -1 हो जाएगा। पार्ट सी में उसने कहा कि अगर वो न्यूक्लियस एक अल्फा पार्टिकल इमिट करता है तो क्या होगा। आप जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियाई विच इज हीलियम-2,4। अब अगर न्यूक्लियस में से हीलियम-2,4 बाहर निकल गया तो इसका मतलब है कि जो पेरेंट न्यूक्लियाई का चार्ज नंबर है जो कि Z है उसमें क्या हो जाएगा, -2, और जो एटॉमिक मास नंबर है वो क्या हो जाएगा, -4, क्योंकि ये पार्टिकल उस न्यूक्लियस से बाहर जा रहा है। सो इसके बाहर जाने से न्यूक्लियस में जो कमी आएगी वो चार्ज नंबर में -2 आएगी और एटॉमिक मास नंबर में -4 आएगी। सो जब ये पेरेंट न्यूक्लियाई अल्फा डिके को यानी अल्फा पार्टिकल को इमिट करेगा तो इसका Z-2 हो जाएगा, जबकि A क्या हो जाएगा, -4, और इस चेंज से आपके पास बनेगा डॉटर न्यूक्लियाई। ये था आज का क्वेश्चन नंबर 15। अब मूव करते हैं फर्स्ट बोर्ड पर और लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। जी डियर स्टूडेंट, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया हाउ मेनी अल्फा डिके अकर्स इन द डिके ऑफ थोरियम इनटू लेड, यानी अगर ये थोरियम लेड में कन्वर्ट होता है तो कितने अल्फा डिके होने के बाद ये लेड में चेंज हो जाता है। सो हम स्टेप बाय स्टेप अल्फा डिके चेक करते हैं और देखते हैं कि कब ये 90 से 82 और 230 से 214 वाले एटॉमिक मास नंबर में कन्वर्ट होगा। जब फर्स्ट अल्फा डिके हुआ थोरियम में तो आप जानते हैं कि अल्फा डिके में हीलियम-2,4 के अकॉर्डिंग जो चार्ज नंबर है वो -2 और जो मास नंबर है वो -4 के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है पेरेंट एलिमेंट का। सो यहाँ पर थोरियम एक पेरेंट एलिमेंट है, जब इसमें हुआ अल्फा डिके तो 90 -2 होगा और 230 -4 होगा। सो आपके पास मास नंबर हो जाएगा 226 और एटॉमिक नंबर हो जाएगा 88। सो 88 और 226 के साथ जो आपको एलिमेंट मिलेगा वो है रेडियम। सो जो फर्स्ट अल्फा डिके हुआ तो थोरियम चेंज हो गया रेडियम में। अब रेडियम फर्दर एक और अल्फा डिके करेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा रेडॉन में। जब ये डिके करेगा तो 88 में से आप करेंगे -2 विच इज 86 और 226 में आप करेंगे -4 तो इट विल बी 222। और फर्दर जब ये एक और अल्फा डिके करेगा तो आपके पास 86 -2 से ये प्लोनियम में चेंज होगा जिसका एटॉमिक नंबर होगा 84 और एटॉमिक मास नंबर 222 -4 होकर हो जाएगा 218। अब इसका फर्दर अल्फा डिके होगा, इसमें 84 -2 होकर हो जाएगा 82 और 218 हो जाएगा -4 होकर 214। और ये आपके पास 82 एंड 214 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है
और ये आपके पास लेड एलिमेंट है जो 1, 2, 3, 4 अल्फा डिके के बाद बना। सो थोरियम में जब 4 अल्फा डिके हो जाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है लेड में। ये था आज का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में मजीद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।